हेलो एवरीवन, आज हम लोगों का दूसरा दिन है जिसमें हम JLO 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर 3 जो कि एविडेंस एक्ट और परसीमा अधिनियम से संबंधित है और प्लीडिंग्स का पोर्शन इसमें आता है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले दिन हम आपको 12 प्रश्न दे चुके हैं। आज 13वां प्रश्न से हम शुरू करेंगे और 20 प्रश्न तक चलेंगे। 13वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन मामलों में न्यायालय उपधारणा कर सकता है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों मामलों में, तीनों ऑप्शंस में न्यायालय उपधारणा कर सकता है। हालांकि हमने अपने उत्तर में लिख दिया, जैसा कि हम बता चुके हैं कि सारे मैटर का हम रिटन नोट्स देते हैं। तो पहले समझ लें धारा 114 है क्या। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 कहती है न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जो कि प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संभाव्य है। कहने का मतलब है जो भी मामले किसी मानव आचरण से या प्राकृतिक घटनाओं से या लोक या प्राइवेट कारोबार से के अनुक्रम में लगते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऐसे तथ्यों का न्यायालय इन ऐसे तथ्यों के बारे में उपधारणा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 इन सभी की उपधारणा कर सकता है न्यायालय। इसलिए 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सभी पहले ऑप्शन में बताया गया था कि चुराए हुए माल पर कि जिस व्यक्ति का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, जब तक कि वो अपने कब्जे का कारण ना बता दे तो वो चोर है, या तो वो चोर है या उसने माल को चुराए हुए माल को प्राप्त किया है। सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विनष्टियों से उसकी संपुष्टि ना हो जाए। और तीसरा भी ऑप्शन, ये सारे के सारे मामलों में न्यायालय उपधारणा कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है 13वें प्रश्न का। 14वें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A के अंतर्गत बलात्संग या बलात्कार के मामलों में सम्मति न होने के बारे में क्या अवधारणा है। तो अगर किसी मामले में कोई महिला ये कहती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, तो उस मामले में न्यायालय उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा का मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है 14वें प्रश्न का। 15वें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और ये साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्हें उसके बारे में यदि वो जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। सबूत का भार किस व्यक्ति पर है। तो ऐसे सारे मामलों का जो सबूत का भार होता है उस व्यक्ति पर होता है जो पुष्टि करता है। तो कहने का मतलब है 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ये बात जीवित रहने की उदाहरणा जो है वो धारा 108 एविडेंस में आती है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत ये साबित करने के भार कि वो व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं है, जीवित है, ये पुष्टि करने वाले या प्रतिज्ञात करने वाले व्यक्ति पर इसका भार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 15वें प्रश्न का 1 सही है। 16वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए 1 में देख लीजिए असमर्थ शब्द इस्तेमाल हुआ है, 3 में भी असमर्थ है, 4 में भी असमर्थ है। सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रश्न में समर्थ यूज हुआ है शब्द कि एक पागल जो पूछे गए प्रश्नों को समझने में समर्थ है। अगर पागल व्यक्ति भी किसी बात को समझने के लिए समर्थ है उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति सक्षम साक्षी होता है। ये बताई गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में बात। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है 16वें प्रश्न का। फिर 17वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान की गई सूचनाएं संरक्षित करती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 विवाहित स्थिति के दौरान की गई सूचनाओं को संरक्षित करती है। ऐसी सूचनाओं को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 18वें प्रश्न में पूछा गया है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध से संबंधित सूचना को प्रकट करने के स्रोत को प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और ये किस धारा में बात हुई है, ये धारा 125 में हुई है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 के
गत कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध से संबंधित सूचना प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर 19वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए, एक पक्षकार अपने वकील खा से कहता है कि मैंने गा की हत्या की है कि और मैं चाहता हूं कि आप मेरा बचाव करें। क्या वकील खा उपरोक्त सूचना को न्यायालय में प्रकट कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। और किस धारा के अंतर्गत आएगा ये प्रश्न? ये सारा मैटर हमने इस तरह से लिख के दे दिया आपको, जैसा कि हम बता चुके हैं। हर वीडियो में हम PDF देते हैं और प्रश्नों को उत्तर के फॉर्म में फ्रेम कर देते हैं। 19वां प्रश्न में ये इस तरह का है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अनुसार वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय संसूचना को न्यायालय में प्रकट नहीं कर सकता। 2 प्रश्न बनते हैं, अगर कक्षीकार क्लाइंट क्या करे, अभिव्यक्त स्वीकृति दे देता है संसूचना को प्रकट करने के लिए, तो वकील साहब प्रकट कर सकते हैं, वरना वकील साहब अपने क्लाइंट से की गई संसूचना को या क्लाइंट उनसे जो संसूचना करता है उसको न्यायालय में प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आखिरी प्रश्न है आपका आज का। अब बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे और वहां पर आपको PDF मिलेगा। 20वें प्रश्न में पूछा गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विबंध की परिभाषा है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में विबंध की परिभाषा दी गई है। विबंधन या विबंध के बारे में हम आगे आपको डिटेल्ड पढ़ाएंगे। कोई ऐसी बात जिसको पहले आप हाँ कर दें तो अब बाद में उसको आप ना नहीं कर पाएंगे, मतलब हाँ करने के बाद आपको ना करने का अधिकार नहीं होता, इसी को विबंध कहते हैं। ये बात साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में आई है। हमने अपने मैटर में साक्ष्य अधिनियम पढ़ाया है, वहाँ पर इसको डिटेल्ड पढ़ाया है और सारा मैटर हम JLO का आपको दे चुके हैं। इस और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा मैटर। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और जितने भी आपके साथी हैं उन सबको ये मैटर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी मैटर है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आप लोगों को, इसलिए सबको शेयर कर दीजिए। और इस तरह से हम आपको पूरा मैटर पहले ही से फ्री दे चुके हैं अपने YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और जब तक पेपर होगा तब तक प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर हम आपको दे देंगे। इसलिए शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।